हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएचडी वाले साहित्य एकेडमी में। आज हम कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो हिंदी से संबंधित हैं और इसमें हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा पेंसिल ले लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाउम चरियु किसकी रचना है ये बताना है आप लोगों को। अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू और यहाँ पे एक कुछ छूट गया फ्रेंड्स। खैर ये तीनों में हम ही देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। तो पाउम चरियु किसकी रचना है, तो यह स्वयंभू की रचना। इसके थोड़े से हम व्याख्या देख लेते हैं। पाउम चरियु 8वीं सदी के उत्तरकालीन कवि स्वयंभू की रचना है। यह राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। यह 5 कांड में है, 83 संधियों में विभाजित ग्रंथ है जिसकी संख्या कड़वक छंद में क्या रहता है, एक चीज यहाँ पे विशेषता देखने वाली है, जिसमें है 7 चौपाई के साथ एक दोहा में की गई है। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अपभ्रंश का आदि काव्य किसे कहा जाता है, तो वहां पे आप ले सकते हैं पाउम चरियु को, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो स्वयंभू की कुछ अन्य रचनाओं में आते हैं जो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। हरिवंश पुराण, रिष्ट नेमी चरियु और पंचमी चरियु, स्वयंभू छंद आदि आते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले तो ये पता चल गया कि ये राम काव्य है, दूसरा ये पता चल गया कि ये 5 कांडों में विभाजित है। देन उसके बाद आता है कि इनकी क्या प्रमुख रचना है, और ये पता चल गया कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं कि यहाँ तो आंसर दिख गया फ्रेंड्स, सॉरी ये थोड़ा सा मैं कट करने में ये रह गई, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली जो है वो किस भाषा में है ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने तो आंसर देख ही लिया है, तो ब्रज भाषा में। थोड़ी इसकी विशेषता को देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, थोड़ा सा मैं लाइट कर लूँ। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा में रचित राम कथा पर आधारित काव्य है। तो यहाँ पे कवितावली किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है, ठीक है। इसका रचना काल जो है वो 1655 से 1680 के मध्य माना जाता है। यह 7 कांडों में है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यहाँ से मुझे ये पता चल गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है विभाजित किया गया है, यानी कि 7 कांडों में। यहाँ पे कांड के नाम दिए गए हैं। मुक्तक शैली में रचित यह काव्य कृति में राम कथा को कवित्त किसमें लिखा गया है, कवित्त में, चौपाई और सवैया आदि छंदों के मध्य प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें कि वैराग्य संदीपनी, मतलब कौन कौन सी इनकी रचना है जो प्रमाणिक मानते हैं 12 रचनाओं को। वैराग्य संदीपनी प्रथम और हनुमान वाहुक अंतिम है, यानी कि इसमें जो 12 की जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं उसमें से प्रथम में वैराग्य संदीपनी और अंतिम में हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक को कभी कभी कवितावली में भी जुड़ा हुआ भी माना जाता है, कुछ विद्वानों ने माना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति रामाज्ञ प्रश्न, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली आदि है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी रचना ब्रज भाषा में कौन कौन सी है ये यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अतिरिक्त अवधी भाषा में लिखी गई कौन कौन सी ग्रंथ हैं ये देख लेते हैं। यहाँ से ये सब कुछ मेरा इम्पोर्टेंट है। वैराग्य संदीपनी हो गया हमारा, एक फिर है रामलला नहचू, जानकी मंगल, ये आ गया इनका अवधी भाषा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने किस शब्द का प्रयोग किया है ये बताना है। जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी और या फिर रेखता। तो इसके लिए कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है।
खड़ी बोली से तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी से है। खड़ी बोली का अर्थ क्या होता है? खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है उससे, जिसे कि भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। खड़ी बोली के लिए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर चटर्जी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप, अब यहाँ पे ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक रूप साधु हिंदी या फिर नागरीय हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं। साहित्यिक रूप क्या बोला है खड़ी बोली का सुनीति कुमार? साधुवे हिंदी या फिर नगरीय हिंदी, ठीक है, नागरी हिंदी, ठीक है। अभिहित करते हैं हिंदुई, हिंदवी और दक्षिण हिंदुस्तानी, कौरवी, रेखता आदि खड़ी बोली के विभिन्न नाम है। तो ये सारे कुछ नाम हैं। इसमें रेखता शब्द का प्रयोग फारसी मिश्रित खड़ी बोली के लिए किया गया है। अगर बोला जाएगा रेखता किन शब्दों से मिलकर बना है, तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में माना जाता है, ये बताना है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में और प्रेमिका के रूप में है। तो चौथा नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को भी पता है, प्रेमिका के रूप में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है, अर्थात आत्मा और परमात्मा, प्रेमी और प्रेमिका संबंध स्थापित किया गया है। यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, ईश्वर को किस तरह? प्रेमिका के रूप में देखा गया है, और जो आत्मा है वो प्रेमी है, ठीक है। तो इसमें वर्ण विषय की प्रस्तुति के लिए कवियों ने प्रायः मशनवी शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। ये मशनवी शैली का प्रयोग किया है इसमें सूफी काव्य में। प्रेमाख्यान, इस काव्य परंपरा में कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा, श्रृंगार रस प्रमुखता प्रदान की है। इस काव्य परंपरा का प्रथम काव्य अशाइत का कौन सा है? हंसावली को माना जाता है 1370 ईस्वी में। प्रथम जो माना जाता है काव्य परंपरा की दृष्टि से, तो वो है अशाइत की रचना हंसावली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनकी व्याख्या। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, अर्थात उद्बुद्ध चेतना ने ब्रह्म अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्म केंद्रित काव्य रचना आरंभ की, वह काव्य छायावाद के रूप में है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं के रूप में अभिहित हुए हैं। डॉक्टर नागेंद्र छायावाद को अतृप्त वासना और मानसिक कुंठा का परिणाम स्वीकार करते हैं। क्या मानते हैं? अतृप्त वासना और मानसिक कुंठा का परिणाम स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर नागेंद्र इनकी समय सीमा क्या बताते हैं? वो 1918 से 1936 तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मिश्र बंधु विनोद जो हमारी एक ग्रंथ है, जो कि मिश्र बंधुओं ने लिखी है, उनमें 3 भाई हैं, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना आप लोग। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई हैं। मिश्र बंधु नाम से रचना करते हैं बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृहद इतिहास ग्रंथ 1913 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित करवाया था। उसका चौथा भाग जो है 1924 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1934 था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको ये आपको सरस्वती गोविंद पांडे में भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रकाशित हुआ है हिंदी भाषा में। इस वृहद इतिहास में लगभग 5000 कवि बोला जाता है, यानी कि 4591 कवियों का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसको देखेंगे कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो रस गंगाधर के रचयिता अभिनव गुप्त, दांडी, पंडित जगन्नाथ और आचार्य विश्वनाथ। तो कौन है? तो पंडित जगन्नाथ हैं। जगन्नाथपुरी जाएंगे, क्यों जाएंगे?
गंगा को धारण करने के लिए। यहाँ से ट्रिक से याद कर लें इसको हम। जगन्नाथपुरी जाएंगे क्या करने के लिए, गंगा को, रस के गंगा को धारण करने के लिए। तो जगन्नाथ से हो जाएगा पंडित जगन्नाथ, रस गंगाधर, ठीक है। देन इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या देखते हैं। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ, 17वीं सदी इसका समय आ जाता है। यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें काव्य के लक्षणों का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं काव्य के लक्षण के बारे में, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण स्वीकार किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चंस ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि तार सप्तक, एक होता है तार सप्तक जो हमारा आता है पहले, फिर उसके बाद द्वितीय तार सप्तक। कहीं पे ऐसा रहेगा कि तार सप्तक में क्या सम्मिलित नहीं है तो प्रथम तारी सप्तक जो होता है नहीं लिखा जाता है। प्रथम तार सप्तक की जगह पे क्या लिखा जाता है, तार सप्तक लिखा जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। शमशेर बहादुर मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माजवे। इसका क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो तार सप्तक में संबंधित नहीं है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कवियों में शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। इनका संबंध 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक से है, ठीक है। प्रथम तार सप्तक से ये संबंधित नहीं है, ठीक है। जिसमें इसके अतिरिक्त अन्य कवि हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंत माथुर एवं हरि नारायण व्यास, यानी कि ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित ये सारे कवि हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तार सप्तक में सम्मिलित कौन कौन है, यानी कि जिसको कि प्रथम तार सप्तक होता है, जैसे कि तार सप्तक सिर्फ लिखा जाता है। इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि सबसे पहली बार जो इसमें तार सप्तक का नाम जो रखाया गया था वो 1943 में, ठीक है। देखते हैं इसमें है अज्ञे आ जाते हैं, मुक्तिबोध आ जाते हैं, गिरजा कुमार माथुर आ जाते हैं, प्रभाकर माचवे आ जाते हैं, भारत भूषण अग्रवाल आ जाते हैं, नेमी चंद जैन आ जाते हैं, राम विलास शर्मा आते हैं। ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक एवं दूसरे तार सप्तक के अतिरिक्त तीसरा और चौथा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में और 1979 ईस्वी में हुआ है। तो ये तीनों का समय यहाँ पे देख लीजिए, पहला का ये हो गया, दूसरा का ये हो गया और तीसरा का ये हो गया, चौथा का ये हो, 4 तार सप्तक हैं हमारे। इस सभी सप्तकों का संपादन अज्ञे ने किया है, ठीक है। सचिदानंद जो अज्ञे हैं हमारे, उन्होंने प्रत्येक सप्तक में 7 कवि होने के कारण इसे सप्तक नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, ये बताना है। ये तो आप लोग सबको पता होगा। सिपालगंज किससे संबंधित है, हमारे राग दरबारी से, ठीक है। इनका थोड़े से देख लेते हैं व्याख्या। सिपालगंज गांव का संबंध श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित व्यंग्यात्मक उपन्यास राग दरबारी है, जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ है। राग दरबारी की कथा एक बड़े नगर से दूर बसे गांव सिपालगंज की है, जहां जिंदगी की प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के समेटने और घिसट रही है। मतलब कि वहाँ की क्या विशेषता है कि समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थ और अनेक अवांछनीय तत्व को समेटी गए। इसमें 1970 ईस्वी में जो है श्री लाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए, राग दरबारी के लिए, उपन्यास के लिए, ठीक है। इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। और थोड़ा सा देख लेते हैं विश्रामपुर का संत, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का एक अन्य उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का ही उपन्यास है। इस उपन्यास के संबंध में आज़ादी के बाद चले क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, भूदान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है।
इसके बाद आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा का है और 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें कि ये याद रखना है गंगोली गांव की कथा है। यहाँ पे मैला अंचल की बात करेंगे, फणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। यह उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव की कथा रही है। ठीक है, इसको देख लिए। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य की कुल कितने गुण हैं ये बताना है। 10, 5, 3 और 7। इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल 10 गुण हैं। ये गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 10 गुण यहाँ पे इनके दे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में इन 10 गुणों की चर्चा की है। मतलब नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, भरत मुनि जी का है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से विद्वान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। भरत मुनि के अतिरिक्त दांडी ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो भरत मुनि के अलावा और कौन है, जो दांडी हैं एक, इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन ने काव्य गुणों की संख्या केवल 3 मानी है। तो मम्मट और आनंद वर्धन को भी याद रख लीजिएगा, जिन्होंने की काव्य गुणों की संख्या कितनी 3 मानी, इसमें कि प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुल 10 क्वेश्चंस को लिए और उनकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि 20-30 क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हमारे हो ही गए होंगे इनकी व्याख्या से, और ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और आई होप मेरी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी और हमारा एचपी सेट जो है, या फिर किसी भी राज्य का कोई भी सेट एग्ज़ाम है और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है या फिर यूजीसी नेट, तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।